नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे ओम्बुड्समैन के बारे में। ओम्बुड्समैन जिसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम जनमानस की भाषा में अगर इसे समझें तो जन लोकपाल बिल के नाम से भी ये आम जनता में काफ़ी लोकप्रिय विषय है। इस ओम्बुड्समैन पे चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण कारण है यूजीसी नेट की परीक्षा का जो 10वां यूनिट है, उस परीक्षा में इस विषय के बारे में विस्तार से पूछा गया है। ओम्बुड्समैन को समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और उसके माध्यम से हम ओम्बुड्समैन के बिल के बारे में विस्तार पूर्वक। तो आइए बात करते हैं उन अहम बिंदुओं के बारे में। पहले हम ओम्बुड्समैन और लोकायुक्त के बारे में जानने के लिए उसकी जो ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, ऐतिहासिक प्रक्रिया पे हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे भारत में लोकपाल लोकायुक्त की आवश्यकता पे, कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। वहीं हम तीसरा जो हम देखेंगे, लोकपाल के स्थापना हेतु असफल प्रयास। भारत में जो लोकपाल की स्थापना हेतु जो असफल प्रयास रहे हैं, किन किन के द्वारा किस वर्ष में और कैसे किए गए हैं, उन सभी पे हम इस पे चर्चा करेंगे। चौथे विकल्प में हम देखेंगे लोकपाल के विधेयक के प्रयास, कि जो इसे विधेयक के रूप में लाने का जो प्रयास रहा है 2011 में, वो किस तरह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही लोकपाल तथा लोकायुक्त के कानून के रूप में आने 2013 में किस तरह से ये कानून के रूप में आगे बढ़ा, उस पर चर्चा करेंगे और इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोकपाल की कुछ आलोचनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम मुख्यतः इन 6 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि लोकपाल या लोकायुक्त होता क्या है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम्बुड्समैन, जब हम इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक प्रक्रिया जो रही है वो किस प्रकार रही है। ओम्बुड जो कि एक स्वीडन शब्द है, जो स्वीडन से लिया गया है। ओम्बुड्समैन का तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है जो सार्वजनिक रूप से एक सॉलिसिटर का काम करता है, जो संस्था के कुप्रशासनों से नागरिकों की रक्षा करता है। तो इस विषय में स्वीडन जो है वो पहला राष्ट्र है जिसने इस ओम्बुड्समैन को अपने राज्य में स्थापित किया। न्यायिक ओम्बुड्समैन के नाम से उसने अपने देश में जो है इसे स्थापित किया। वहीं फिनलैंड जो है दूसरा राष्ट्र है जिसने 1919 में इसे अपने यहाँ अपनाया। न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड जो है वो प्रथम राष्ट्र बना जिसने संसदीय प्रणाली द्वारा न्याय की व्यवस्था के लिए 1952 में इसे अपने राष्ट्र में अपनाया। वहीं डेनमार्क जो है 1953 में डेनमार्क ने इसे अपनाया। छठवां जो स्थान है वो ब्रिटेन को मिला है जिसने छठे स्थान पर 1965 में इसे अपने राष्ट्र में अपनाया। कनाडा, अमेरिका सहित भारत ने इसे 2014 में अपनाया है। वहीं वर्तमान स्थिति में अगर हम देखते हैं तो ये 90 से अधिक राष्ट्रों में इसे अपनाया जा चुका है। हम देख पाते हैं कि लगभग 200 से ज़्यादा वर्षों का जो है इसका इतिहास रहा है। लगभग 1809 में स्वीडन में जो है इसे पहली बार स्थापित किया गया है और 2014 में वो भारत तक पहुंचा और बाकी अन्य राष्ट्रों तक पहुंचा है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है कि भारत में आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो जानते हैं भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत के परिदृश्य में लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता को महसूस करते हैं तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत की जो राजनीति थी वो एक मिशन के तौर पर काम करती थी, परंतु वहीं हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो राजनीति थी वह जो थी एक कमीशन के रूप में काम करने लगी। जब इस तरह से काम करने लगी, इससे भ्रष्टाचार जो है समाज में व्याप्त हो जाता है। भ्रष्टाचार के बारे में हम यूँ समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार जो है एक शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि वो सामाजिक और मानसिक बीमारी के रूप में पूरे समाज में व्याप्त हो चुका है। इस पर मुख्य सतर्कता आयोग एन विट्ठल का कहना है कि जो भारत में भ्रष्टाचार फैला है वह उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो निम्न 5 लोग मुख्यतः जिम्मेदार हैं। उसमें प्रथम आता है नेता, जो नेता समुदाय है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। दूसरे आते हैं दादा, अपराधी लोग, और लाला, व्यापारी, और बाबू, क्लर्क, और झोला, जो समाज सेवी लोग हैं। यह 5 लोग जो हैं उत्तरदायी नजर आते हैं। इस पर एन विट्ठल ने यह सुझाव दिया कि ओम्बुड्समैन के तर्ज पर ही भारत में भी
भ्रष्टाचार निरोधी इकाई या तंत्र के रूप में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इन पर लगाम लगाया जा सके। इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति हरीश चंद्र माथुर समिति ने 1963 में एक जो है अपना जो है विचार व्यक्त किया। उन्होंने जो है इस बात पे महसूस किया कि भारत में जो है लोकपाल की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। यह हरीश चंद्र माथुर समिति 1963 में राजस्थान प्रशासनिक समिति के आयोग के रूप में अपनी बात को रखते हैं। वहीं हम देखते हैं कि 1966 में भूतपूर्व मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ARC 1967 में गठित की गई और जिसमें यह बताया गया कि भारत में जो है एक अम्बुड्समैन की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है, जिसने अपने अंतरिम रिपोर्ट में यह लोकपाल की नियुक्ति के विषय में भी विस्तार से चर्चा की। देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में जो है लोकपाल को स्थापित करने के लिए विभिन्न दलों के विभिन्न नेताओं ने विभिन्न समय पर अलग अलग प्रयास किए हैं। उनके प्रयास हालांकि सफल नहीं रहे, लेकिन उनके प्रयासों को हम देख पाते हैं जो एक लंबा इतिहास के तौर पर हमारे सामने नज़र आता है। हम इसे देखते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार जब थी 1966 में, उसके बाद इसे लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक के नाम से 1968 में जो है इसे विधेयक में लाने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई, परंतु समस्या ये हुई कि उस समय जो थी संसद जो थी वो भंग हो गई। संसद भंग हो जाने की स्थिति में जब संसद भंग हो गई तो ये विधेयक भी इसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं रह गया और ये भी निष्फल हो गया। प्रयास हम देखते हैं लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक के तौर पर कि 1970 में जब दोबारा सरकार में आई तो 1970 में जो है इसमें जो थे मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें जो थी मतभेद ये हो गया कि जो विधेयक है उस विधेयक में किन लोगों को शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखा जाए, मुख्यमंत्री को इससे बाहर रखा जाए, राज्यपाल को इससे बाहर रखा जाए या कुछ जो विशिष्ट लोग थे उनको इस दायरे में लाया जाए। तो पक्ष और विपक्ष के मध्य जो था इस बात पर विशेष चर्चा नहीं बन पाई कि इसमें किसको शामिल किया जाए और किससे इसको परे रखा जाए। तो दल के पक्ष नेताओं में और विपक्ष के दल के नेताओं में जो है मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस कारण भी यह जो 1970 का लोकपाल विधेयक था ये भी पास नहीं हो सका। और ये वहीं हम तीसरा प्रयास देखते हैं जब जनता पार्टी की सरकार आई, सत्तारूढ़ हुई जनता पार्टी सरकार की स्थिति बदल चुके थे, लोग बदल चुके थे और एक नई पार्टी ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। तो 1977 में लोकपाल विधेयक को लाया गया। 1977 में जो है लोकपाल विधेयक को लाया गया, परंतु इस समय भी स्थिति ये रही तो इस लोकपाल बिल को पास किया जाता इससे पहले ही छठी लोकसभा जो सभा थी वो भंग हो गई। तो इस कारण यह जो स्थिति थी ये फिर पास नहीं हो पाया और इसे फिर से बेकार माना गया। आई राजीव गांधी की सरकार 1985 में इसे जो है लोकसभा विधेयक के नाम से 1985 में फिर लाया गया, जिसमें राजीव गांधी की सरकार थी। उसमें इस विधेयक को लाया गया और प्रयास किया गया कि इस विधेयक को पास किया जा सके, परंतु इसे प्रवर समिति के तौर पर इसे विचारार्थ के लिए भेजा गया। परंतु वहाँ जब विचारार्थ के लिए जब ये समिति के समक्ष गया तो वहाँ पर देखा गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को जो है इसके दायरे से बाहर रखा गया। फिर बाद में 1988 में यह बात पे चर्चा बनी कि एक नया विधेयक लाया जाएगा, जिसके बाद फिर ये चर्चा बनी कि 1988 में जो है एक नया विधेयक लाया जाएगा, जिसकी वजह से इस विधेयक पर भी कोई कार्य नहीं हो सका और ये भी निष्फल हो गया। 1989 में जो है बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार दल जो है आई और लोक विधेयक विधेयक 1989 के तौर पर इन्होंने जो है पांचवा प्रयास जो है करते नजर आए। जब इन्होंने प्रयास किया तो इनके साथ भी समस्या वही उत्पन्न हुई जो बात। तो क्या हुआ कि 1990 में जो है सरकार जो है वो गिर गई और सरकार के गिर जाने से जो है यह विधेयक भी पतन के रास्ते पे चल पड़ा। जो इसका छठा प्रयास देख पाते हैं हम चंद्रशेखर और बीपी सिंह के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया। इनके द्वारा इस विधेयक में कोई भी कार्य नहीं किया गया है और इन्होंने कोई भी इसकी में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हम देखते हैं कि 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा सरकार ने भी लोकपाल विधेयक 1996 को लाने का एक प्रयास किया, परंतु यह प्रयास भी असफल रहा। देवगौड़ा सरकार के जो
समक्ष जो लोकपाल विधेयक पेश किया गया उसमें विभिन्न उसके नियुक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई कि इसके जो आयुक्त रहेंगे, इसमें कितने सदस्य रहेंगे, इस पर भी विशेष चर्चा की गई, जिसमें एक सदस्य और दो अन्य सदस्यों की बात की गई। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सार्वजनिक रूप से क्रमिक थे, उन पर भी इस दायरे में लाने का प्रावधान किया गया। 8वां प्रयास हम देखते हैं कि अटल बिहारी सरकार के तौर पर किया गया। इनके समय में भी जो लोकपाल विधेयक है उसे लाने का पूरा प्रयास किया गया, परंतु 1999 में भंग हो जाने की वजह से ये विधेयक भी अधर में लटक जाता है और ये पास नहीं हो पाता है। हम वहीं देखते हैं कि लोकपाल विधेयक 2001 जो है विशेष चर्चा में आया और इसमें जो है विभिन्न जो उसके विशेषताओं के बारे में विभिन्न चर्चा की गई। इसमें जो है उसके दायरे के बारे में बात की गई, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात की गई और विस्तार से उन सभी नीतियों को इसमें गढ़ने का प्रयास किया गया, जिससे लोकपाल की जो दूरदर्शिता थी वो अब तक सफल हो सके। पिछली सरकारों में हमने देखा कि वह जो थे वो सिर्फ अपने दायरे में ही सिमट गए थे कि कौन इसके दायरे में आएगा, कौन नहीं आएगा, परंतु 2001 के विधेयक में हम देखते हैं कि इसमें जो है पहली बार एक ऐसे कार्य व्यवस्था की बात की गई है कि दायरे में लोग आए या नहीं आए वो तो एक बाद की बात है, परंतु ये कार्य करेगा कैसे, इसके क्षेत्राधिकार कौन से होंगे, इसके सदस्य कैसे बनाए जाएंगे, इसकी आयु क्या रहेगी इसमें भर्ती होने की, इन सभी योग्यताओं को लेकर इन सभी चीज़ों पर इस पर बहस की गई, परंतु इस समय भी जो है ये विधेयक पास नहीं हो सका। 2005 और 2008 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में भी लोकपाल विधेयक को लाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें ये कहा गया कि दो विभिन्न लोकपाल विधेयक को हम पेश करेंगे अलग अलग स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में भी जो ये लोकपाल था वो पेश नहीं हो सका। परंतु हम देखते हैं कि आखिर जो है लोकपाल विधेयक जो इतने वर्षों से नहीं पेश हो चुका था और वर्ष 2008 तक इसे कोई भी सफल तरीके से माना नहीं जा सकता, परंतु एक क्रांति हुई जिसकी वजह से यह विधेयक को पुनः प्राप्ति के लिए अग्रसर किया गया। तो हम देखते हैं कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक जो है 2011 जो है वह किस तरह से चर्चा में रहा। 8 अगस्त 2011 को मनमोहन सरकार ने 11वां लोकपाल विधेयक जो है पेश किया। अन्ना हजारे का जन आंदोलन इसमें एक अहम भूमिका रही। अन्ना हजारे जो थे अनशन पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पे, जो इनका अनशन 13 दिनों तक अनवरतन चला रहा। इस आंदोलन के साथ हुआ ये था कि जो आंदोलन से जो जुड़े लोग थे, वो सामाजिक लोग, जो अन्य जनमानस थे, वो सभी भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि यह एक जन आंदोलन के रूप में उभर गया और अन्ना हजारे के समर्थन में रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, जिसके बाद सरकार जो है हरकत में आई और उन्होंने जो है इस बहुप्रतीक्षित विधेयक को तत्काल प्रभाव में लाने का पूरा प्रयास किया। परंतु उन्होंने जो है प्रयास तो किया, इसके बाद उन्होंने क्या किया, 116वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 जो संविधान में 116वां संविधान संशोधन करने के बाद इस विधेयक को जो है पेश करने का पूरा प्रयास किया। इसे राज्यसभा में पेश करने के लिए दिया गया, तो राज्यसभा में जो है इसे यूपीए की सरकार में अल्पमत मिला, इसे पूर्ण बहुमत ना मिल सका, जिसके कारण यह लोकपाल विधेयक एक विधेयक का रूप ना ले सका और असफल हो गया। इसी दौरान 10 दिसंबर 2013 को अन्ना हजारे ने रालेगढ़ सिद्धि महाराष्ट्र में जो है अनशन के लिए दोबारा से उन्होंने स्थान जो है वो बैठ गए, और जिसके कारण सरकार फिर से हरकत में आई और सरकार ने जो है इसको इस बार जो है पास करने का पूरा प्रयास किया और इस बार के प्रयास से ये सफल भी रहा। उसके उपरांत हम देखते हैं 1 जनवरी 2014 को इसे मंजूरी दे दी गई, विभिन्न लोकसभा में पास कर दिया गया, राज्यसभा में पास कर दिया गया और इसे 1 जनवरी 2014 को मंजूरी दे दी गई, जिसे हम लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के नाम से जानते हैं। इसे पास करने के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, जिसके उपरांत ही यह विधेयक एक कानूनी विधेयक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो पाया। अंततः लोकपाल विधेयक को जो कानूनी मान्यता मिल जाने के उपरांत इसके हम विभिन्न जो हैं इसके विशेषताओं के तौर पर देख पाते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त जो कानून के रूप में 2013 जो हमारे सामने आता है, इसमें जो
प्रथम आता है इसके संगठन की बात करते हैं। संगठन, इसका संगठन कैसा होगा? इसके संगठन में जो है एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। यह एक जो अध्यक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश होना चाहिए या सेवानिवृत्त व्यक्ति होना चाहिए, और साथ ही या तो यह मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और या तो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति ही इस अध्यक्ष पद के लिए योग्य माना जाता है। अब हम इसके सदस्यों के बारे में बात करें तो इसके जो आधे सदस्य हैं, 8 सदस्यों में से जो 4 सदस्य जो इनके आधे होते हैं वो कम से कम न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। साथ ही साथ सदस्यों में आधे जो सदस्य हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग से होने चाहिए। यहाँ ही हम देखते हैं कि इसका जो सदस्य है, इसके जो सदस्य हैं वो लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी केंद्र शासित के सदन में जो है वो सदस्य नहीं होगा, वो किसी प्रकार की कोई सेवाओं में भी नहीं होगा, उसके उपरांत ही वह सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकता है। साथ ही देखते हैं कि वो किसी नैतिक तौर पर उस पर किसी भ्रष्टाचार का आरोप ना लगाया गया हो, कोई कानून व्यवस्था ना चल रही हो, कोई कानून के वजह से वो फंसा ना हो, इससे वो मुक्त होना चाहिए। और साथ ही साथ एक उम्र पे बारे में बात की गई है कि उसकी जो उम्र है वो 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसके उपरांत ही वो अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए नामित हो सकता है। तो इस तरह से इसके संगठन में जो है इसके बारे में बात की गई है। लोकपाल विधेयक 2013 में हम देखते हैं कि इसके नियुक्तियों को लेकर भी इस पर विशेष बल दिया गया है। इसकी जो नियुक्ति है वो 1 वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए, ऐसा प्रतिबंध किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा और वह जो सिलेक्शन कमीशन जो होगा वह इसकी नियुक्ति करेगा। साथ ही साथ इसके जो प्रधानमंत्री होंगे वो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा इसका अध्यक्ष होगा या लोकसभा का कोई बड़ा नेता जो है इसका अध्यक्ष हो सकता है। वहीं हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश भी इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति को ही यह जो नियुक्तियों की जो है प्रक्रिया को सुलभ और सही तरीके से किया जाएगा। नियुक्ति के बाद जो है इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इनके प्रतिबंधों की चर्चा करें तो इस पर यह है कि अगर जो ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अध्यक्ष होंगे और जो इनके सदस्य होंगे, जब इनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी और इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके उपरांत इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिनमें पहला है कि ये दोबारा जो है इनकी किसी चीज़ पर नियुक्ति नहीं हो सकती। इनको जो है दोबारा किसी भी पद या किसी भी विभाग में जो है इनकी नियुक्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दूसरी बिंदु पर हम देखते हैं कि कूटनीतिक जिम्मेदारी इनको नहीं दी जाएगी। 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नगर निगम के चुनाव हो या पंचायती या प्रधानी, किसी प्रकार का भी यह चुनाव जो है ये इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इनके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है उसके उपरांत इन पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है। लोकपाल विधेयक 2013 के जब हम क्षेत्राधिकार के बारे में देखते हैं तो इसका जो क्षेत्राधिकार है वो बहुत ही विस्तृत दृष्टि में हमें नज़र आता है। इसका जो क्षेत्राधिकार है उसके दायरे में प्रधानमंत्री के पद को भी इसके दायरे में लाया गया है। उसे कुछ विशेष प्रक्रिया द्वारा यह कार्य करना होता है। वहीं दूसरे तौर पे देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और अवर सचिव जो होते हैं वो सब भी इसके क्षेत्राधिकार में शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी, स्वयंसेवी और विदेशी फंड, जिनका फंड जो है विदेशों से आता है जो करीब 10 लाख से ऊपर हो, तो इस सब पे निगरानी रखने का कार्य भी लोकपाल विधेयक 2013 करता है। हम देखते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है काम करने की वो 60 दिन से 6 माह के भीतर ये अपने काम को निपटा लेता है। शुरुआत में 60 दिन और अधिक से अधिक जो है 6 माह के भीतर जो है ये अपने कामों का निपटारा कर लेता है। सीबीआई को भी ये अपने अधीन रखता है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं अगर ऐसी स्थिति में पाया जाता है कि वह कुछ दोषी है तो इस स्थिति में लोकपाल जो है विधेयक उन पर लागू होता है और ऐसी स्थिति में वो उसके अधीन हो जाता है और वह ना तो उसका कोई ट्रांसफ़र होगा और ना ही वो कहीं जा सकता है। इसी अगर झूठी शिकायत कर दी जाती है तो उसके ऊपर 1 साल की सज़ा की जाएगी
और साथ ही साथ उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो है लोकपाल के विभिन्न बिंदुओं के द्वारा लोकपाल को जानने का प्रयास किया। देख पाते हैं कि लोकपाल की जो आलोचना है वो न्यायपालिका के समान का विपरीत प्रभाव। प्रश्न उठता है कि जो न्यायपालिका है उसके पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इस संस्था के होने से। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ भारतीय संविधान की मान्यताओं से ये जो मेल नहीं खा रहा है। लोकपाल और लोकायुक्त की जो आलोचना की जा रही है दूसरे शब्द के तौर पर, वो है भारतीय संविधान की मान्यताओं से मेल नहीं खाती है ये। तीसरा हम देखते हैं न्यायाधीश का पद। जो न्यायाधीश का पद है वो सर्वोच्च पद है भारत के दृष्टि से। तो सर्वोच्च पद होने के कारण जो न्यायाधीश का जो पद है वो सर्वोच्च है हर तरीके से भारत के दृष्टि से। तो उसके पद के बराबर का पद लोकपाल विधेयक के पद को देना यह उचित नहीं है। तो ऐसा माना जाता है उसके पद को लेकर। एक पद की व्यवस्था है, इसके लोकायुक्त की जो है एक पद की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में कहा जाता है कि एक पद के होने से ये जो है व्यवस्था जो है ये सफल नहीं हो सकती। इसमें और जो है भ्रष्टाचार की गुंजाइश को बढ़ जाता है, क्योंकि जो क्रमिक है उनके ऊपर अधिक भार आएगा, उन पे कार्यों का अधिक लोड दबाव पड़ जाएगा, जिससे जो है वो कार्य जो है निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे अपने कार्य को। सूचना के रूप में हम देखते हैं कि छोटे और कम आबादी के जो देश रहे हैं वहाँ पर जो है लोकपाल अधिक सफल रहा है। यह जो 5 जो मुख्य तौर से जो है इसकी आलोचना की गई है लोकपाल विधेयक 2013 के विषय के बारे में। तो कैसी लगी आज की यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो शांति, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।